आज हम लोग बात करने वाले हैं चौकीदार की जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है, ठीक है। उसी वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि टोटल कितना पोस्ट है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा कह रहे कितना रहेगा, वेतन कितना रहेगा, कौन कौन से कैटेगरी में कितना सीट रखा जाएगा, ठीक है। आपको कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये सारा चीज़ इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, आपका हाइट क्या रखा जाएगा, अप्लाई कैसे करना है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। आपको ग्रेड पे कितना मिलेगा ये भी हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय पलामू, यानी कि ये पलामू से निकल कर आया हुआ है। ये जो विज्ञापन है यानी कि ये जो सूचना है ये कहाँ से है, पलामू से है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, ठीक है, उसी मेन पॉइंट को देखेंगे। जैसे कि पद का नाम, ठीक, क्या पद का क्या नाम है, चौकीदार, ठीक है। चौकीदार पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आया हुआ है और टोटल पोस्ट है 155। कितना पोस्ट है टोटल, 155 पोस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। देखिए जनरल के लिए 78 पोस्ट है, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए रखा गया है 13 सीट, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होता है उसके लिए है 10 सीट, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 24 सीट और टोटल सीट है 155। कितना है टोटल, 155 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे 155 सीट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को आरक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। जैसे खेलकूद कोटा से जो खिलाड़ी है उनको कितना परसेंट दिया जाएगा, 2% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि 2%, यानी कि अगर हम लोग 155 का अगर 2% करते हैं तो हमको लगभग आपको 3 से 4 सीट आपको खेलकूद कोटा के लिए रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निःशक्त जनों हेतु 4% शैक्षिक आरक्षण अनुमान्य होगा, ठीक है। अगर 4% है तो यहाँ पर 4% में आपका हो जाएगा कम से कम 7 से 8 सीट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटि में से 2% पर क्षैतिज रूप से आदिम जनजाति का अनुमानित होगा, ठीक है। यहाँ भी बोला गया है कि जो अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 2% यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि महिलाएं, या जो महिलाओं के लिए कितना है 5%, कितना दिया गया यहाँ पे 5% शैक्षिक आरक्षित होगा। यहाँ पे साफ बोला गया 4 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। क्या बोला गया है कि महिलाओं के लिए भी स्पेशल 5% शैक्षिक आरक्षित होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता भी मांगा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो शैक्षणिक योग्यता, चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी एवं 1/8/2023 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1/8/2023 तक आपका क्या होना चाहिए कि 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण हो जाना चाहिए, यानी कि 10वीं पास आप हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी अगर 10वीं पास है तो ये फॉर्म आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चरित्र का बात करता है, तो चरित्र बोला गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एवं आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका कोई भी अपराध का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र स्थानीय थाना से निर्गत मान्य होगा, इस आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो चरित्र है वो अपना स्थानीय थाना, यानी कि आपका जो थाना होगा वहाँ से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा और वो चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, इस फॉर्म में जब आप इसको सबमिट कीजिएगा तब, ठीक है। अगर हम लोग उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा यहाँ पे भी मेंशन किया है कि आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे साफ बोला गया है कि आपको उम्र सीमा कितना होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयु की गणना 1/8/2023 तक, यानी आप कितना 1/8/2023 तक आपका कितना होना चाहिए, 18 वर्ष हो ही जाना चाहिए, न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और अधिकतम उम्र अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे रखा गया, महिलाओं के लिए अलग है, ठीक है, SC ST OBC सबके लिए अलग अलग यहाँ पे आयु सीमा रखा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से कैटेगरी के लिए क्या क्या आयु सीमा है, ठीक है। पहला है अनारक्षित, यानी कि जनरल में है, ठीक है, कितना वर्ष रखा है, 35 वर्ष यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पिछड़ी या अत्यंत पिछड़ी, यानी कि BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष रखा गया, 37 वर्ष रखा गया है। और महिला अगर है तो इसमें भी 1 वर्ष अधिक रखा गया है, यानी कि 38 वर्ष यहाँ पे महिलाओं के लिए रखा गया है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला, यानी कि जो SC ST के कैंडिडेट रहेंगे, पुरुष हो या महिला हो, इन दोनों के लिए कितना रखा गया, 40 वर्ष का उम्र सीमा यहाँ पे अधिकतम रखा गया है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी को संबंधित बिट क्षेत्र का स्थानीय
निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि बीट क्षेत्र यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, जो कि इसी पीडीएफ के नीचे में है, उसको भी हम लोग एक नज़र देखेंगे। तो ये जो बोला गया है कि जो आपका अस्थाई है, ठीक है, वो क्या बीट क्षेत्र के अंतर्गत ही होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी यहाँ पे सूची दिया हुआ है। नेक्स्ट है 6 नंबर पॉइंट कि आपका साइकिल चलाना आना आवश्यक है, यानी कि वो साइकिल चलाना जानने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, यहाँ पे बोला है कि आपका चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है, ठीक है, आपका चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है। तो देखते हैं, पहला है लिखित परीक्षा। पहला क्या होगा, लिखित एग्जाम आपका होगा, वो भी कितना अंक का, 50 अंक का लिया जाएगा। कितना अंक का लिया जाएगा, 50 अंक का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा में जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं अस्थायी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस जिले से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस जिले के क्या अस्थायी है, आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लिखित परीक्षा में न्यूनतम कितना 30% प्राप्त करना आवश्यक है। कितना है, 30% आपका आवश्यक है प्राप्त करना, ठीक है। साथ ही साथ 1.3 के रेशियो से आपको सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि बोला जा रहा है कि आपका पहला क्या है, 50 अंक का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। उसमें से आपका जिस जिले से ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है उस जिले का आपका सामान्य नॉलेज होना चाहिए, यानी कि जनरल नॉलेज होना चाहिए अपने जिले से, और अपना जो अस्थायी भाषा है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको कम से कम 30% आपको लाना ही होगा, तभी आपके पास समझा जाएगा, ठीक है। और आपका जो जितना जो यहाँ पे पोस्ट है उसका 1.3 के रेशियो से यहाँ पर कैंडिडेट को लिया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 155 का अगर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का 465 का रेशियो इतना हम ले, यानी कि 465 का कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा फर्स्ट यहाँ पे लिस्ट पे, ठीक है, इस जो एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं अस्थायी भाषा के संबंधित 50 बहुकल्पीय प्रश्न, जिसमें 1.5 घंटे का समय आपका मिलेगा, ठीक है, यानी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, और उसमें से गलत के लिए कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कि कोई भी कटौती नहीं है, यानी कि आप जितना सही कीजिएगा उतना ही का आपका नंबर मिलेगा, और जो गलत कीजिएगा उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, और ना ही नंबर कटेगा, ठीक है, नंबर भी नहीं कटेगा और ना ही नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर हम देखें शारीरिक माप, अगर हम शारीरिक माप का देखते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि शारीरिक माप अभ्यता का न्यूनतम शारीरिक माप कितना होना चाहिए, सामान्य के लिए कितना होना चाहिए, महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, SC ST के लिए कितना होना चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए एक नज़र इस पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तब जनरल के लिए रखा गया 160 सेंटीमीटर, ठीक है, जनरल के लिए यहाँ पे कितना रखा गया 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और पिछड़ा जो वर्ग है यानी कि BC1 BC2 के लिए भी 160 है, SC ST के लिए 155 है, और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उतना अगर आपका हाइट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि आपका हाइट कितना है, ठीक है। यहाँ पे शारीरिक जांच, लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थी, ठीक है, देखिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी के जांच में भाग लेंगे, यानी जितने भी एग्जाम में पास रहेंगे उनको शारीरिक माप में यहाँ पे भाग लेंगे, एवं सभी अभ्यर्थी 1 मील दौड़ में भाग लेंगे, यानी जितने भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा उनको कितना यहाँ पे 1 मील का रनिंग कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रनिंग में भी आपको पॉइंट मिलेगा, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग पॉइंट और अलग अलग समय सीमा भी रखा गया है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए है 5 मिनट या 5 मिनट से पहले अगर आप पहुँचते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। और अगर 5 मिनट या 5 मिनट के बाद यानी कि 6 मिनट तक पहुँचते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और 6 मिनट के बाद आपको पहुँचते तो आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए भी अलग है, यहाँ पे 8 मिनट के समय रखा गया, महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा समय रखा गया यहाँ पे 8 मिनट, ठीक है, उसके लिए भी 20 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे महिलाओं के लिए। और अगर आप 8 मिनट या 10 मिनट के बीच पहुँचते हैं तो 10 अंक मिलेंगे, और उससे बाद पहुँचते तो आपका अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है मेधा सूची, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। यानी कि जितना आपका एग्जाम में आपको जितना नंबर मिलेगा, उसके बाद रनिंग में आपको जितना नंबर मिलेगा, इस सबको जोड़ के, ठीक है, जो नंबर बना उसमें से एक जो हाईएस्ट नंबर रहेगा उसका एक मेगा सूची तैयार किया जाएगा, उसी के अनुसार आपका यहाँ पे लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा परीक्षण, यानी कि इतना लिस्ट तैयार करने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल में नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवा के रूप में अपने कर्तव्य के निभा हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थी का योग पाए जाने पर उनको नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका
मेरी लिस्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल में सारा चीज़ अगर क्लियर होता है तो उसके बाद आपको नियुक्ति के लिए किया जाएगा, ठीक है, यानी नियुक्ति आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग वेतन का बात करते हैं तो चौकीदार का षष्ठम पुनरीक्षित वेतन, ठीक है, PB1 यानी कि 5200 आपका कितना है 20,200 और ग्रेड पे यहाँ पे 1800 आपको मिलेगा, यानी कि आपको लगभग आपका पेमेंट 22,000 तक में आने वाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, 22,000 आपका पेमेंट हर महीना लगभग आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया कैसा रहेगा, यानी कि आपको आवेदन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन करने के लिए आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है, जितना भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तो उसके लिए भी आपको आपको वहाँ पे एक कोई जेरोक्स कॉपी वहाँ पे अपलोड करना है, यानी कि सबमिट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको यहाँ पे देना अनिवार्य है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको डाक के माध्यम से भेजना है, तो इसको आप स्पीड पोस्ट भी करना है, ठीक है। अभी कितना तक 20/7/2024 तक आपको ये पे वहाँ पे पहुँच जाना है, जहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट करके भेजना है। उसका भी यहाँ पर एड्रेस दिया होगा कहाँ पे भेजना है, उसका भी बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा, यानी आपको इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये इस लेटर को भेजना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे एक वेबसाइट दिया गया है www.palamu.nic.in पर, यहाँ पे आप जाके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना आपको ड्राफ्ट लगेगा, ड्राफ्ट के लिए भी अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीस लगेगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो कैंडिडेट रहेंगे, जो पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको कितना का ड्राफ्ट लगेगा, यहाँ पे ड्राफ्ट लगेगा सिर्फ 200 का, ज़्यादा नहीं है, 200 है, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति है SC ST है उनके लिए लगेगा सिर्फ 100 रुपये, कितना लगेगा 100 रुपये, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बैंक के माध्यम से आपको ये ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। ये बैंक के माध्यम से आपको ये ड्राफ्ट आपको बनाना है 200 या 100 का अपने अपने कैटेगरी अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपको भेजना कहाँ पे है, जो आप लेटर सबमिट करेंगे उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना कहाँ पे है। ये देखिए आवेदन भेजने का पता यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस एड्रेस पर आप आराम से भेज सकते हैं, ये जो एड्रेस है यहाँ पे आप आराम से उस लेटर को भेज सकते हैं। यहाँ पे इस एड्रेस को नोट करके उसमें लेटर में लिखना है और इस पर इसको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये फॉर्म है, ठीक है, इसी फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं, आराम से भर जाएगा। फ़ोटो लगाना है, जिला का नाम लगाना है, ठीक है, अंचल क्या नाम है, आवंटित बीट क्षेत्र किस क्षेत्र से आप लोग आते हैं, बीट संख्या आपको दिया हुआ है नीचे PDF में, हम दिखाते हैं आपको कौन सा ग्राम है, फिर थाना क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे आराम से आप भर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थक के नाम क्या है, हिंदी में है तो हिंदी में ही आप भर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले हिंदी में देना है, फिर इंग्लिश में देना है, फिर आपका जो फादर नेम है, ठीक है, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, जो पहले देखिए हिंदी में और फिर इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, अंक में भी देना है और फिर शब्दों में भी देना है, ये आराम से आप सक जाइएगा। आवेदन की जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, जो आवेदक जो है उसका क्षेत्रीय भाषा क्या है, जो अपना अपनी क्षेत्रीय भाषा है उसको आप यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसको नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे आवेदक का अस्थायी पता। बिट संख्या अगर आपको नहीं पता है तो नीचे PDF में आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको बिट संख्या मिल जाएगा अपने अपने गांव के अनुसार, ठीक है। तो ग्राम देना है, पंचायत देना है, पोस्ट देना है, थाना देना है, अंचल देना है, जिला देना है, फिर आपको मोबाइल नंबर देना है, ईमेल ID देना है, ठीक है। इस सारा चीज़ आप सब आराम से भर सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं आपको पत्राचार का पता, ठीक है, जो आपका एड्रेस है उसको देना है। आवेदक पद का नाम भी तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। शरीर में कोई चिन्ह है तो जैसे ए मॉल मार्क या हैंड, कहीं पे भी आपको कोई तिल का निशान है तो उसको आप यहाँ पे आराम से दे सकते हैं। आपका हाइट क्या है ये भी यहाँ पे भरना है, जितना भी 160 है, 162 है, 163 है, लेकिन 160 से आपको कम नहीं होना चाहिए अगर आप मेल हैं तो, ठीक है। अगर आप SC ST है तो 160 से कम है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर SC ST नहीं है, OBC में है या फिर जनरल में है तो आपको 160 तो होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि 160 आपको यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। फिर आपको बोलता है शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता आप अपने अनुसार दीजिएगा यहाँ पे कि क्या है आपका शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, स्नातक है या फिर अन्य भी कोई डिग्री है तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। कौन सा बोर्ड रहेगा इसको भी यहाँ पे डालना है, कितना उत्तीर्ण वर्ष रहेगा आप पास किए हैं, फिर प्राप्तांक कितना रहेगा इसको भी देना है, फिर कितना प्रतिशत लाए कि मैट्रिक में, इंटर में, स्नातक में, फिर अन्य कोई डिग्री है तो उसमें कितना प्रतिशत लाए, कितना परसेंटेज है उसको यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं अपना सर्टिफिकेट को देखते हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला जाए अभ्यर्थक का लिंग, क्या है आपका मेल है, पुरुष है, महिला है, क्या जो भी है आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। कौन से कैटेगरी में आते हैं उसको यहाँ पे डालना है, ठीक है।
आश्चर्य हेतु कोई दवा करते हैं तो उसको यहाँ पे डालना है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट भी आपका लगा जाएगा। खेल कूद से आदमी चल जाती है, दिव्यांग है, जो भी है यहाँ पे आपको टिक लगाना है और यहाँ पे लिखना है, और उसके साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है, ठीक है। आवश्यक प्रमाण पत्र क्या संख्या है, जाति प्रमाण पत्र संख्या है, कब संख्या क्या है, फिर यहाँ पे डेट भी देना है कि कब ये इशू हुआ था, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे और एक था जो कि ड्राफ्ट बनाना था अपने अपने कैटेगरी वाइज, 200 का था, 100 का था, उसमें 50 यहाँ पे ड्राफ्ट संख्या यहाँ पे डालना है, कब कब ड्राफ्ट बनाए तो उसका भी यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है कि अभ्यातक भूतपूर्व सैनिक पे है कि नहीं, ये सब आप अपने अनुसार भर लीजिएगा, ठीक है। फिर कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र, अगर आप कार्य अनुभव है, ठीक है, तो इसका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा गया है, अगर है तो ठीक है, यहाँ पे लिखना भी है, ठीक है। फिर ये घोषणा पत्र है, उसके बाद क्या पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट, स्थान और सिग्नेचर, आराम से भर सकते हैं, छोटा सी बात है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये देखिए, इससे पहले बात कर रहे थे ना कि अंचल के अनुसार थाना संख्या, रिक्त बीट संख्या क्या है, रिक्त बीट संख्या का नाम क्या है, ठीक है। रिक्त बीट में पढ़ने वाले ग्राम कौन सा है, ठीक है, अभियुक्ति, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पूरा बीट संख्या दिया हुआ है, कौन कौन सा बीट में थाना पड़ता है, अंचल क्या है, ठीक है, रिक्त बीट का नाम क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये लोग बहुत लंबा पेज है, ठीक है, एक एक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, उसी के अनुसार फॉर्म में डालिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा पेज है। एक एक बीट अगर हम लोग देखते हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, लगभग आधा घंटा से पार हो जाएगा, तो हम लोग कितना नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा बीट है। देखिए लगभग कितना कितना पेज है, अगर हम देखते हैं तो हम लोग टोटल 18 पेज का है, टोटल कितना है 18 पेज, तो ये बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी नहीं देखते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।